हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। सब अच्छे होंगे। और आज हम लोगों ने बहुत दिन बाद एक छोटा सा टॉपिक चुना हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कहने में तो छोटा है लेकिन काफी ब्रॉड कंसेप्ट है इसका, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में काफी सारा कंफ्यूजन क्या होता है, जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की आज हम लोग बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में जहां तक भी पॉसिबल हो पाए, इनके जितने भी पॉसिबल मैकेनिज्म हो पाए इस ड्यूरेशन में मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करूं, और बेहद मैं कोशिश करूंगा कि इवन मैकेनिज्म इस पूरे टॉपिक में मैं क्या कर पाऊं, कवर कर पाऊं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एलिमिनेशन तो बहुत काफी डिफरेंट टाइप्स के एलिमिनेशन होते हैं, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है कि when two groups or atom eliminates from adjacent carbon atoms with formation of एल्कीन और एल्काइन। मैं बोला कि जब दो एटम्स या फिर ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम से क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहे हैं, तो इस तरह के केस में हम इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जनरली जो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, यहां से न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन एटम से रिलीज होगा और फिर एक H प्लस बीटा कार्बन एटम से क्या होगा, रिलीज होगा। तो जिसे हम लोग यहां 1-2 एलिमिनेशन बोलेंगे, या फिर इसे ही हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। या फिर मैं सिंपली बोलूं तो इसे हम लोग अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखो यहां पे मान लो H, या आपके पास कोई भी चीजें जुड़ी हो सकती हैं, और यहां पे सपोज करो X है, तो दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन। तो इस अल्फा से X और इस बीटा से क्या H प्लस। तो जब दोनों ही क्या होते हैं, निकल जाएं एडिशन कार्बन से, तो कुछ इस तरीके का आपको एल्किन्स क्या होता है, मिलता है। ये एल्किन्स आपको मिलेगा। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जब भी कभी दो ग्रुप्स या फिर एटम, हो सकता है एडजेसेंट कार्बन से, और ये जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट कार्बन से ही निकले, लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर बोले बीटा एलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखो ऐसा नहीं कि केवल यही हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो ये CH2 है, ये X है, ये CH2 है, यहाँ पे H है, तो हो सकता है ये और ये। तो दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा। तो यहां से अगर ये दोनों एटम्स क्या हो, निकल जाए, ये वाला और ये वाला, तो जब ये निकलता है तो फिर ये बनता है CH2। ठीक है, तो यहां से भी निकल सकता है, तो इसे हम लोग गामा एलिमिनेशन बोलते हैं, या फिर बोले 1-3 एलिमिनेशन, इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो लेकिन जनरल इन तीनों ही केस में एक बात कॉमन होनी है, किसी भी तरह का एलिमिनेशन हो, एक बात यहाँ पे कॉमन होगी। वह कॉमन सी बात कौन सी है, यहां बस आपको ये समझना है कि du हर एक केस में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
डी क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। डी कैसे इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ इसकी डी की बात करूं तो यहाँ इसका डी कितना है, 0। यहाँ इसका डी कितना होगा, 0। लेकिन अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो डी इसका क्या होना है, 1 होना है। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो इसका डी क्या होना है, 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका डी क्या होना है, 1 होना है इस साइक्लिक रिंग का। तो जनरल वे में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज करता है तो इस तरह के केस में, और वहां अगर कोई ग्रुप्स और एटम्स क्या और एडजेसेंट कार्बन से या फिर 1-2 पोजीशन से या फिर 1-3 पोजीशन से निकल रहे हो तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। रोक के वीडियो आप लोग लिखते भी रहेंगे, मैं इन चीजों को हटाता हूं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं कि क्या है इलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है, कंफ्यूजन एलिमिनेशन में आता है तो ये लेक्चर के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं जनरेट होगा। ठीक है, कुछ और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ये अपने पास है CH2, यहां पे मैंने एक H इधर लगा दिया, दिस इज द CH2 एंड दिस इज द समथिंग X। इसका बेसिक मीडिया में हम लोग रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ हैलोजन और हाइड्रोजन एटम यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से हैलोजन एटम निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला। एक तो ये हुआ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। दूसरा एक रिएक्शन हम लोग पढ़ सकते हैं, दिस इज द CH3, दिस इज द CH2 एंड दिस इज द OH। ये आपका अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल को एसिड कैटालाइज्ड जब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे H2SO4 हो, तो ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं। H3PO4 हुआ, तो इन सब केस में भी क्या होता है, यहाँ से H2O निकलता है, यानी OH यहाँ से निकल रहा है, H यहाँ से निकलेगा, तो फिर यहाँ पे क्या जनरेट होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे भी एल्कीन हो रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन एलिमिनेशन रिएक्शन में समझें कि क्या कंडीशंस होने चाहिए जिन कंडीशंस पे एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा। व्हाट इज द कंडीशंस। तो कंडीशंस में ये है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट एट बीटा कार्बन एटम। बीटा कार्बन एटम पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन वहां पे ना हो तो फिर H+ निकलेगा नहीं, और H+ निकलेगा नहीं तो फिर एलिमिनेशन होना नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, वहां से निकलना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज DU तो वहां पे क्या होता है, इंक्रीज होता ही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊं कि क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्या ड्राइविंग फोर्स है, ये क्यों एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसके लिए कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स काम करते हैं जिसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। तो सबसे पहली चीज आपको समझना होगा, पहली चीज ये होता है कि स्टेबल एल्कीन्स और एल्काइंस आर फॉर्म। यहां पे मैं जनरली बोलूं कि स्टेबल ओलेफिन्स बनते हैं, ओलेफिन्स बनते हैं, यानी बोलूं कि एल्कीन और एल्काइंस बनते हैं। तो स्टेबल जब बनेंगे तो फिर ये रिएक्शन होगा। अब होगा क्या इसमें, दूसरा मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जो ये एल्केन जो सबस्ट्रेट होता है, जो सबस्ट्रेट होगा उस पे बल्की ग्रुप्स लगे होंगे, दैट इज कि वहां पे क्या होगी, क्राउडिंग होगी।
अब उस क्राउडिंग को कम करने के लिए सबस्ट्रेट जो बल्कि ग्रुप्स वहां पे लगे हुए हैं, अब उस क्राउडिंग को कम करने के लिए ये क्या करता है, या फिर एल्किन्स बना देगा या फिर एल्काइंस बना देगा, यानी क्राउडिंग भी वहां पे क्या होता है, कम होता है, फिर ये रिएक्शन जनरेट होता है। अब तीसरी बात आपको समझना है, क्राउडिंग कैसे, मतलब ये समझो कि जैसे देखो ये अपने पास है CH3 CH3 CH3, दिस इज द Br, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो जब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप्स इस तरह के मिथाइल ग्रुप्स क्या हुए, लगे हुए, यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दूं, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के बाद जो रिएक्शन बनेगा वह कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द CH2। यहाँ पे क्राउडिंग कम हो गया, एल्किन्स बनाई। फिर दूसरा एक रिएक्शन हम लोग इधर लिख लेते हैं कि मान लो ऐसा है CH3, दिस इज द CH3, this is the CH3 and this is the Br and this is the CH3, कुछ ऐसा है। तो इस केस में क्या है, यहां से ब्रोमीन निकल रहा है, यहां से जो हाइड्रोजन होगा निकलेगा। एक बार काउंट कर लो, देखो ये कार्बन है 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स है इसके, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। तो जनरली यहां से भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएं, तो फिर यहाँ पे जो बनेगा दिस इज द CH3, दिस इज द CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड दिस इज द CH3। तो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ पे क्राउडिंग कम होता है, तो जिसके वजह से एलिमिनेशन होता है। मैं बोल रहा हूँ कि कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स है, यानी किन किन वजहों से एलिमिनेशन हो सकता है। तो पहले समझे कि क्यों ये एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन क्यों होता है, मैंने आपको दो चीजें बताई कि स्टेबल एल्किन्स और एल्काइंस बनते हैं, और सबस्ट्रेट पे जो बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं, जो क्राउडिंग होती है, उन क्राउडिंग को कम करने के लिए ऐसा काम होता है। आई होप कि आप लिख लिए होंगे। तो ड्राइविंग फोर्स में आपको ये चीजें समझना होगा कि ड्राइविंग फोर्स में क्राउडिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्टेबल एल्कीन बन जाए तो फिर ये भी क्या करता है, ड्राइविंग फोर्स ही काम करता है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन होता है। तो अब बात ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में मैं एक पॉइंट्स आपको समझा दूं कि क्या स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी में समझिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना है आपको बस, कि मोर substituted product is most stable। यानी मैं बात करूं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स बनते हैं, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स बनेंगे वो क्या होंगे, स्टेबल प्रोडक्ट होंगे। जैसे अभी मैंने जो पीछे एग्जांपल लिया था, मैं जनरेट कर रहा हूं उस चीज को, फिर से देख लेना उस एग्जांपल को। अभी पीछे ही मैंने दिखाया था कि एक केस में कुछ इस तरह का बन रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, ठीक है, और दूसरे वाले केस में वहां पे कुछ इस तरीके का बन रहा था, CH3, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला जो केस है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मींस ये होता है कि ये जो कार्बन है, जो एल्किन्स के जो कार्बन जहां से पाई बॉन्ड्स बना हुआ है, उससे ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिन ग्रुप्स पे ये ब्रांचिंग ज्यादा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ये वाला है, तो ये क्या है, स्टेबल है, और यहाँ इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनता है, मैक्सिमम मैं बताऊं 78% के करीब बनता है, और इसमें जबकि 17% के करीब ये क्या करता है, प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये चीजें समझना होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यह एक अलग सा टॉपिक है, आप इसे फर्दर कभी क्या करेंगे, आप आपके नोट्स में होगा, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एल्कीन्स में आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं ये बात करूं
एक पॉइंट और मैं बता दूं, जीओसी जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बोलो या फिर इसे बोल दो दिस इज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसे आप बेहद ही अच्छे तरीके से समझ लेना और एक बार अपने कंसेप्ट को हाइपर कॉन्जुगेशन से कनेक्ट करके स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अगर आपको मालूम होगा तभी जाके आपको एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस है उसमें हाइपर कंजुगेशन में ये इस टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इसी कार्बन पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की वजह से हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सिस्टम स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। और ये वाला जो है इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इस कार्बन से जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस कार्बन से डायरेक्ट वाले हाइड्रोजन्स को भी क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो ये ड्राइविंग फोर्स में आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स बहुत ही मायने रखती है। फिर जो अगला पॉइंट है इसमें बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, जनरली बच्चे इसे छोड़ देते हैं। मैं अगला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं इसमें ड्राइविंग फोर्स में, दिस इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब है, जनरली देखो कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जहां मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा था, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द ब्रोमीन, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये जो कार्बन है दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। कितना होता है, 109.5 डिग्री का। और ये फिर बहुत ही प्यारे से और बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज द मिथाइल एंड दिस इज द मिथाइल एंड दिस इज द व्हाट, CH2। ठीक है, तो जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, sp2 में। और जब sp2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो रहा है कितना हो रहा है बेटा, 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से चल रहा है, कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, 120 डिग्री में जा रहा है। तो जो यहाँ पे कन्वर्जन है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो जब बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है तो फिर स्ट्रेन क्या होती है, उसकी कम होती है। और स्ट्रेन कम होती है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये जो चीजें थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि आप कैसे समझ पाओगे कि एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो एलिमिनेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो पहली चीज आप रिएक्शन देखते ही अगर कुछ भी उसमें से 2 एटम्स या फिर ग्रुप्स वहां से क्या हो रहे हो, एलिमिनेट हो रहे हो 1-2 पोजीशन से 1-3 पोजीशन से, तो इस तरह का जहां कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप सोच लेना कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर जनरली जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एलिमिनेशन विद 1-2 एलिमिनेशन, इट मींस अल्फा बीटा या फिर बोलो बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो बीटा एलिमिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास कि एडजेसेंट कार्बन एटम जो है, बीटा कार्बन एटम जो होता है वहां से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर वहां एक भी हाइड्रोजन ना हो तो फिर वहां से 1-2 एलिमिनेशन नहीं हो सकता। 1-2 एलिमिनेशन नहीं हो सकता या किसी भी केस में नहीं हो सकता। जैसे देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3 and this is the CH3 and this is the CH2 and this is the X। अगर यहाँ से मैं निकालने की कोशिश करूं, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल लो, ठीक है, अच्छी बात है। सर आपने बोला था कि अल्फा कार्बन एटम से आप क्या निकाल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल निकाल सकते हो। तो अल्फा कार्बन एटम से मैंने न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, निकाल दिया। एंड देन अगेन एडजेसेंट कार्बन एटम को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन एटम, और बीटा कार्बन एटम पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर निकल नहीं सकता ना। अगर वहां हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर निकलेगा नहीं, और फिर निकलेगा नहीं तो इन दोनों के बीच से
डबल बॉन्ड जनरेट नहीं हो सकते, यानी डीयू इसका सेम होने वाला है उन दोनों कार्बन के बीच में। तो इस तरह के केस में 1-2 एलिमिनेशन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब बीटा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन ना हो। तो ये सारे केसेस थे जहां देखते ही हमें ये मालूम हो जाएगा एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, इसको आप रोक के नोट भी कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इन दोनों में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इनको हम लोग क्या कर पाए, अलग अलग क्लासिफाई कर पाए, क्योंकि बहुत ही सिमिलर केस होता है सब्स्टिट्यूशन का और एलिमिनेशन का, बहुत ही सिमिलर केस होता है। और ये केस क्या क्या है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। एक छोटा सा और प्यारा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये अपने पास है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहां पे स्लो स्टेप से सब्स्टिट्यूशन में, स्लो स्टेप में सबसे पहले यहां से क्या होता है, ये ब्रोमीन बाहर निकलता है ब्रोमाइड आयन बनके, और ये हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है दिस इज द स्टेबल कार्बोकैटायन, एंड इससे Br- क्या होता है, बाहर होता है। दिस इज द लिविंग ग्रुप, दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे हमें सुंदर और प्यारा से कार्बोकैटायन क्या होता है, मिलता है। और ये जो कार्बोकैटायन है फर्दर अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं बेटा, H2O ले लूं, दिस इज द OH- H2O, या फिर बोलूं मैं हाइड्रोलिसिस अगर इसकी करूं तो यहाँ पे बिल्कुल एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट बनता है, दिस इज द OH। तो दिस इज द फॉर्म, ये आपका प्रोडक्ट, तो अपना ये बन रहा था प्रोडक्ट। तो इसमें जो चीजें हम लोग ने देखा क्या कि जो ब्रोमाइड आयन है ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है OH से, तो ये अपना है SN1 रिएक्शन, दिस इज द SN1 रिएक्शन। अब देखो इसमें अगर हम लोग रेट की बात करें, तो रेट इसका क्या होगा, रेट होगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के एक्टिव मास, यानी इसके कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये स्लोगेस्ट स्टेप है, और जो स्लोगेस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, RDS होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये होगा आपका क्या, SN1, ये सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। चेंजेस क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीज कर दूं और मैं यहाँ पे यूज करूं कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज करता हूं, जैसे जस्ट सपोज करो कि मैं NaOH यहाँ पे यूज करता हूं, तो NaOH मैंने यूज किया और इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया बेस का, तो फिर यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से समझना है आपको। तो ये मेरे पास था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हमने यूज किया OH-, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर यहाँ पे जो देखते हैं अपने पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे एल्कीन। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा मिलता है, एल्कीन मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ बाय मैकेनिज्म। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए हैं इस कार्बन पे, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस इज द मिथाइल, और यहाँ पे लगाया आपका ब्रोमाइड। तो जो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है अपने पास OH नेगेटिव, ये क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है उसी समय ये ब्रोमाइड आयन क्या होगा, निकलेगा। तो फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट होगा आपका।
तो ये हमें एल्कीन मिलता है। और एक्चुअल में मैं यहां बात करूं तो ये इलिमिनेटेड प्रोडक्ट है, दिस इज द इलिमिनेटेड प्रोडक्ट, ये इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है और ये आपका बोला जाता है दिस इज द E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन है। अब E2 रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। अभी बस अपन लोग को इतना समझना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वीक हाइड्रोलिसिस कराई या फिर बोलो कि हाइड्रोलिसिस कराया मैंने यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। लेकिन यहाँ पे मैंने बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने से हमें कौन सा मिल गया प्रोडक्ट, इलिमिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया। थोड़ा सा और समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किया, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक्ट एज बेस, के बेस की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात ये हो रहा है यहाँ पे कि जो ये बेस है, ये जो बेस है, बेस abstract H plus from बीटा कार्बन, बीटा कार्बन एटम से इसने क्या किया, H प्लस लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो यहां पे जो रेट होगा ये डिपेंड करता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, और उसके साथ साथ जो बेस का कंसंट्रेशन होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। यानी ये जो बेस है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तब जाके ब्रोमीन से क्या हो रहा है, निकल रहा है। यानी ये इनफोर्स कर रहा है इसको, ये फोर्स इस पे कर रहा है जिसको इससे ब्रोमीन निकल रहा है, इसलिए रेट ये होगा। तो जब इसका रेट चेंज हुआ, इट मींस इसका क्या है, ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। दिस इज द बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज द बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होने की वजह से इसे हम लोग बोलते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का मतलब ये हुआ बेटा बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। बस अभी आपको पॉइंट्स देखते जाना है, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको कि कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ आपको एक पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल जब किसकी तरह बिहेव करने लगे, बेस की तरह बिहेव करने लगे। यानी बेस का काम क्या है कि हाइड्रोजन को क्या करता है, निकालता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन को लेने की जो एफिनिटी होती है, हाइड्रोजन की जो एफिनिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो यहाँ बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरे एक एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं, जहां समझने की कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की। देखो मैं दूसरा एग्जांपल, सिमिलर टाइप का एग्जांपल एक लेता हूं, उससे कुछ और भी चीजें हम सिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे देखो अपने पास है दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में हमने H प्लस लगाया है, एसिडिक मीडिया में रिएक्शन कराया। तो जैसे ही कराते हैं तो फिर ये बनता है OH2 प्लस, ये जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये H प्लस OH2 बनता है। और OH2 बनने के बाद इससे H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा। इससे H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही H2O बाहर निकलता है, इससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। दिस इज द स्टेबल कार्बोकेटायन। और जब ये कार्बोकेटायन बनता है तो इस पे मैंने कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, जैसे मान लो Br माइनस मैंने लगा दिया। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हम लोग लगाते हैं तो फिर इसके साथ ये ब्रोमीन क्या होता है, इस कार्बोकेटायन पे अटैक करता है, ये ब्रोमाइड आयन इस कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। तो फिर ये रिएक्शन इस तरह का टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है। तो ये जो अपने पास रिएक्शन है, ये भी किस तरह का रिएक्शन है, SN1। दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट,
दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बस चेंज करूंगा, सबस्ट्रेट हमें सेम रखना है। सबस्ट्रेट सपोज करो कि सबस्ट्रेट में क्या रख रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। अब सबस्ट्रेट ये OH ही है मेरे पास, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। बस हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं ऐसा एसिड लेता हूँ, जैसे सपोज करो H2SO4 में लेता हूँ, ठीक है, या फिर H3PO4 ले लूँ, कुछ इस तरह का एसिड ले लूँ। तो जैसे ही मैं एसिड लेता हूँ तो फिर देखता हूँ कि इसका जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके का बनता है। दिस इज द eliminated प्रोडक्ट, दिस इज द eliminated प्रोडक्ट। जैसे ही मैंने एसिड लिया, प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब चेंज क्यों होता है, क्या है इसमें, इसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो बेटा, अपने पास कुछ ऐसा था, यहाँ पे OH और ऐसा, ठीक है, और जो H+ देने वाला चीज कौन सा है, आपके पास एसिड है तो H+ देगा, ओके। तो इसके पास जो लोन पेयर है, इस एसिड को क्या करेगा, एसिड के H+ को लेगा, तो ये बनता है कुछ ऐसा OH2+, और फिर इससे H2O बाहर निकलता है, और ये आपका स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप ही क्या होता है, आपका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और यहां से आपका एक प्यारा सा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। अब जो ये कार्बोकैटायन बनता है, फिर यहां से देखो, इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे सपोज करो यहाँ से कुछ एक हाइड्रोजन लगा होगा, और इससे जब H+ निकल गया तो अपने पास बचा क्या, इसमें से H+ निकल गया तो बचा क्या, अपने पास ये कुछ ऐसा है, वो नेगेटिव डबल बॉन्ड 2 एंड दिस इज OH। ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को लेगा। जब इस हाइड्रोजन को लेता है तो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर की तरफ। तो जैसे ये शिफ्ट होता है तो फिर कुछ प्रोडक्ट आपका ऐसे बनता है एल्कीन, और हमें यहां से मिल जाता है क्या, H2SO4, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहां से अगर अपन लोग रेट की बात करें तो मैं रेट क्या लिख सकता हूं, दिस इज द की। और यहाँ देखो, ये जो H2SO4 मैंने लिया है, ये कहीं से भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं रेट क्या लिखूं, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका जितना ही ज्यादा होगा, फिर ये रेट उसका उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही कार्बोकैटायन क्या होगा, जनरेट होगा। तो मैं यहां से रेट में मैंने लिख दिया, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, OH मैंने लगा दिया, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, दिस इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, दिस इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और ये जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं E1 रिएक्शन, दिस इज द E1 रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें आपको बताई। क्या क्या चीजें आपको बताया, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस एक केस में आपने लिया, तो जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग केस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वैसे ही इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन गया और बायोमोलिकुलर रिएक्शन हुआ। जबकि वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा था, SN1। यहाँ भी देखो SN1 भी हो रहा है, इस केस में भी SN1 सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, लेकिन आपका जब एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट का मैकेनिज्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने यूज किया है H2SO4। तो H2SO4 का क्या है यहाँ पे मामला, इसको ध्यान से समझिए। H2SO4 में जो निगेटिव पार्ट है, तो जो ये अपने पास HSO4 माइनस है, ये बहुत ही ज्यादा पुअर न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द पुअर न्यूक्लियोफाइल। और मैं एक बात और बता दूं, ये बहुत ही कमजोर बेस भी है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस भी बहुत ही पुअर है, और उसके साथ साथ ये पुअर न्यूक्लियोफाइल भी है। लेकिन ये यहाँ बेस की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, बेस की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है कि जो HSO4 माइनस है,
ये इतना ज्यादा पुअर न्यूक्लियोफाइल है कि इवन की कार्बोकैटायन पे भी अटैक नहीं कर सकता। तो जब ये कार्बोकैटायन पे भी अटैक नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे H+ को ये क्या करता है, लेता है। तो मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पे क्या कर दी, समझा दी। रेट आपका यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर, यानी मेन जो यहाँ पे हमें पढ़ना है E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, ये दो तरह के रिएक्शन हमें क्या करना है यहाँ पे पढ़ना है। तो अब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है, सर SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, और SN1 SN2 तो ऑलरेडी हम लोग क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, लेकिन सर एलिमिनेशन आपने बताया, लेकिन अब यहाँ पे दिमाग में कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब कब होगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो कब कब ऐसा हो सकता है कि एलिमिनेशन होगा, कब कब ऐसा होगा कि वहां सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का अलग ही केस है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कब कब ऐसा होगा कि आप ये चीज डिसाइड कर पाओ कि एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पे हो सकता है। तो एलिमिनेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स होंगे समझते चलते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद E1 और E2 के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, उसके सारे केसेस को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या ऐसा होगा कि हम पहचान जाएं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। तो सबसे पहली बात हम करते हैं बेसिसिटी। सबसे पहली बात मैं करता हूं किसकी, बेसिसिटी की। तो बेसिसिटी को समझिए। देखो बेसिसिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो समझो, थोड़ा सा समझो, ये अपने पास जस्ट सपोज करो कुछ ऐसा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम लगा है X, और यहाँ पे अल्फा के बाद ये बीटा वाले पे लगा है हाइड्रोजन H। तो देखो जो भी निगेटिव मान लो बेस है या फिर कोई भी निगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो अटैक कर सकता है कहां, या तो यहां पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, या फिर इस हाइड्रोजन पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करने के पॉइंट्स दो होंगे, एक अल्फा कार्बन पे या फिर बीटा कार्बन पे। तो देखो अगर ये हैलोजन वाले जहां पे हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन पे अटैक करता है, तो पहली चीज जान लेना कि यहां सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने वाला है। वहां पे क्या बनने वाला है, सब्स्टिट्यूटेड। अगर उसके बगल वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, तो फिर यहां पे इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे क्या बनने वाला है, इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान से समझो, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूजुअली मैं या फिर बोलूं ऑलवेज फेवर्स इलिमिनेशन प्रोडक्ट, इलिमिनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि E1 में वीक बेस लगता है, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लगता है, तो वह एक अलग केस है। लेकिन जनरली आप इतनी बात समझो कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वह इलिमिनेशन प्रोडक्ट की तरफ क्या करेगा, ले जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे सपोज करो ये अपने पास है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहां पे मैंने एक वीक बेस ले लिया EtOH। तो जैसे ही मैंने एक वीक बेस लिया, तो फिर जो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा अपने पास इस तरह का इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां से सबसे पहले तो यहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, यहां से Cl माइनस क्या होगा, निकलेगा, और इस पे फिर EtOH का ये लोन पेयर इस पे जाके क्या करता है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर इस पे जाके अटैक करता है। तो फिर यहां से प्रोडक्ट हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में मिलता है। लेकिन जब इसी बेस की जगह मैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, जैसे EtO माइनस ले लें, तो फिर यहां पे जो अपने पास प्रोडक्ट होगा, यहां पे Cl, तो यहां पे मैंने लिया EtO माइनस, तो यहां पे जो अपने पास प्रोडक्ट बनता है, दिस इज द इलिमिनेटेड प्रोडक्ट, दिस इज द इलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो अपने पास क्या बचा बेटा, इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना। क्लियर है? तो आपको ये बातें समझ लेनी चाहिए कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो कहीं ना कहीं इलिमिनेशन का केस जनरेट होगा।
चीजें क्लियर हैं? ध्यान से कर देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीजें हैं आपकी बेसिसिटी, यानी बेस जितना ही अच्छा होगा एलिमिनेशन की तरफ वो ले जाएगा rather than सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बूम बूम कंसेप्ट के साथ में अगला कंसेप्ट आपको समझाता हूं। दिस इज द साइज, यानी साइज में क्या रखूं। किसी चीज की साइज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैं बताता हूं आपको कि अगर अपने पास साइज की मैं बात करूं तो साइज क्या होगा। अगर अपने पास बल्कि बेसिक न्यूक्लियोफाइल हो, अगर अपने पास बल्कि बेसिक न्यूक्लियोफाइल हो तो यह इलिमिनेशन की तरफ ले जाएगा। ये किधर ले जाएगा? दिस इज द इलिमिनेटेड प्रोडक्ट की तरफ ले जाएगा। अपने पास बल्कि साइज का अगर कोई बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, तो वो किधर की तरफ ले जाएगा? इलिमिनेटेड की तरफ ले जाएगा। इवन कि अगर उसका साइज छोटा है और बहुत ज्यादा बेसिक भी है आपका न्यूक्लियोफाइल, फिर भी वो किधर ले जाएगा? सब्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाएगा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6 एंड दिस इज द, मैं सपोज करो यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। देखो दिस इज द KOH, ये फर्स्ट डिग्री है। तो फर्स्ट डिग्री जैसे ही है तो यहाँ पे आपको पहले से ही मालूम होगा 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट न बन के यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाता है? OH जुड़ता है। होता क्या है यहाँ पे? होता ये है कि यहाँ से ये बगल वाले से ये जो कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन ये नहीं लेता है, रेदर देन इस पे ये क्या करता है? जाके अटैक करता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। समझो कैसे? जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज द ब्रोमीन और यहाँ पे लगा होगा इसके साथ साथ हाइड्रोजन। तो जो अपना OH माइनस है, ये अपना OH माइनस क्या करता है? इस कार्बन पे अटैक करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है जिसपे ये क्या है? लगा हुआ है, जिसपे ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है जो यहाँ से निकलने वाला है। तो फिर ये इस केस में पहुंचता है और ये अपने पास SN2 मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं एक अलग तरह का बेस ले लूं, जैसे सेम चीजें रखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगाया, लेकिन मैंने लगाया टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, टर्शियरी पोटेशियम ब्यूटाऑक्साइड मैंने लगाया। ओके, इसका मैं स्ट्रक्चर भी इधर बना देता हूं। ओके, दिस इज द मिथाइल, दिस इज द मिथाइल, दिस इज द मिथाइल, ऐसा कुछ हो। तो इस केस में देखो ये बल्कि ग्रुप है सारा, ये बड़ा सा एक बेस है और ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो जो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है अगर ऐसा होगा तो ये इस तरह का प्रोडक्ट ना देके इलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपका इलिमिनेटेड प्रोडक्ट देता है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे कि जो ये अपने पास बेस है 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे ब्रोमीन लगता है, और जो ये अपने पास बेस है टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, ये इस हाइड्रोजन को लेता है और इस हाइड्रोजन को लेके इधर की तरफ जाता है और दिस इज व्हाट E2 मैकेनिज्म, ये आपका होता है E2 मैकेनिज्म। तो अभी हम लोग पॉइंट्स को समझ रहे हैं, डिटेल में मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हमें समझना है कि क्या क्या हो तो हम समझ पाए कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन को पहले समझेंगे, फिर जाके हम समझ पाएंगे कि इसके मैकेनिज्म में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं।
हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम ये पहचान सकें कि दिस इज द एलिमिनेशन और दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। तो साइज की हमने बात कर ली, साइज के साथ साथ हम लोगों ने बात कर ली कि न्यूक्लियोफाइल बेस कब होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें का है दिस इज द टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या पॉइंट है, टेम्परेचर कैसा हो, टेम्परेचर बहुत सारी चीजें मालूम करना होता है आपको टेम्परेचर के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक में जनरली टेम्परेचर का बड़ा ही रोल होता है और किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर का बहुत ही रोल होता है। और जब आप किताब पढ़ोगे E1 और E2 मैकेनिज्म में जब भी आप पढ़ोगे और जनरली जब भी आपको लिखाया जाता है तो वहां लिखा दिया जाता है कि जनरली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है या फिर ये प्रोडक्ट बनता है। इवैल्यूएटेड टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या है टेम्परेचर में, आपको यहां समझ लेना होगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। मैं बोल रहा हूं कि जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ज्यादा होती है, जबकि चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कम होता है। ध्यान से समझना, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एलिमिनेशन ज्यादा होता है और चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एलिमिनेशन होता है तो हमने मॉलिक्यूल्स लिया था, सबस्ट्रेट लिया था 2 और प्रोडक्ट बनते हैं 3। आप काउंट करके देखना, पीछे बहुत सारे मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। तो एलिमिनेशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा एस वहां क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जबकि सब्स्टिट्यूशन में 2 सबस्ट्रेट मैंने लिया, एक न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट लिया और फाइनली हमें 2 ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में क्या होता है, मिलते हैं, तो वहां डेल्टा एस उसका क्या होता है, कम चेंज होता है। लेकिन एलिमिनेशन में तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि रैंडमनेस यहां क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आपको फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जब बताई गई थी तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या बताया गया था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये चीजें आपको बताया गया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जब देखो एच हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर ज्यादा रखा जाए तो डेल्टा एस अगर क्या हो, ज्यादा हो, तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा निगेटिव होता है। हाई टेम्परेचर पे डेल्टा एस की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो तो डेल्टा जी मोर निगेटिव होता है और रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। रिएक्शन और ज्यादा, उसकी फिजिबिलिटी और ज्यादा होती है। तो जब रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इलिमिनेशन रिएक्शन की बात करो तो इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा रखना पड़ेगा। इसलिए इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आप कभी भी देखना, कोई भी रिएक्शन या तो रूम टेम्परेचर पे होता है या फिर एबव रूम टेम्परेचर होता है। 100, 150, 160 ऐसा कुछ होता है। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, एग्जांपल दे दो। जैसे अपने पास ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहां पे भी मैंने H2O लिया, यहां पे भी मैंने H2O लिया, लेकिन एक केस में मैंने क्या ले लिया, हॉट H2O ले लिया, ठीक है, और एक केस में आपने नॉर्मल H2O ले लिया या फिर बोलो कि कोल्ड H2O लिया। तो जैसे ही आप देखोगे कि इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वह कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ OH यानी ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। लेकिन जैसे ही इस केस में आप जाते हो तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज CH2, दिस इज द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, दिस इज द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, सारी बात आपको क्लियर है। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूशन के बारे में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। तो सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा, इसको कैसे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला जो आपको मैंने बताया कि बेस के बारे में आपको बेस देखना है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, टेम्परेचर देखना है कैसा है, उस ग्रुप का जो बेस है उसका साइज देख सकते हो आप,
तो ये इन सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इलिमिनेशन हो सकता है या फिर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे अभी जनरली हम लोगों ने दो तरह के मैकेनिज्म को देखा, एक E1 और E2। तो अब वन बाय वन करके हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि E1 मैकेनिज्म क्या होता है और उसके साथ साथ E2 मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं E1 मैकेनिज्म से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे E1 मैकेनिज्म। ध्यान दो, अब देखिए E1 मैकेनिज्म। अब देखो बेटा E1 मैकेनिज्म में क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहले इट इज टू स्टेप प्रोसेस। ये दो स्टेप का प्रोसेस होता है। इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, टू स्टेप का प्रोसेस होता है। इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है बेटा, आपके साथ साथ कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। E1 मैकेनिज्म की बात जैसे ही आपसे करी जाए, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि दो स्टेप का प्रोसेस होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अपने पास ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की आप बात करोगे तो सबसे पहले इससे बनता है MEC, दिस इज द Me एंड दिस इज द कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन बनेगा और इससे क्या होगा, Cl माइनस आयन क्या होता है, निकलता है। और ये जो स्टेप है यही आपका फर्स्ट स्टेप है। दिस इज द स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट जो है यही आपका स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप वाला ही क्या होता है बेटा, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये स्लो स्टेप होता है। और इसके बाद अपने पास कोई सा भी आप बेस लगाओ, तो कोई सा भी अगर बेस लगाओ तो जनरली देखो, इसको मैंने लिख दिया CH2H। ये बेस क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को लेगा, तो फिर यहां से अपने पास बनता है CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। ये अपने पास आपका प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट बनता है, इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा हम लोग इसके रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। दिस इज द रेट एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके बीच जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ देखते हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये ग्राफ है। और फिर जब हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो दूसरा ग्राफ है कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ध्यान से देखिए, तो जो दूसरा ग्राफ है दिस इज द रेट एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो देखते हैं कि कुछ ऐसा आ रहा है, यानी रेट इसके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो फिर अगर हम यहाँ रेट लिखें, मैंने पीछे भी लिखा है, तो रेट क्या रहेगा बेटा, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी यहाँ केवल और केवल रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसलिए इस रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। E1 के हम लोगों ने मैकेनिज्म को समझ लिया, इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। और इन सारी बातों के बाद हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसको फटाफट से हम लोग देखते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ
इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, काफ़ी जगह पे जो पूछा हुआ है, तो पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए आपको होना चाहिए कि आप ये जान लो कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपको मालूम होना चाहिए, जिससे हम लोग सैटचेफ रूल में बोलते हैं। सैटचेफ रूल या फिर जैकवेफ रूल भी हम इसे बोलते हैं। ध्यान से समझिए इसे। अगर मान लो ऐसा मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे मैंने लगाया कोई हैलोजन ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बीटा कार्बन है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हाइड्रोजन दोनों तरफ से निकल सकता है किसी भी तरीके से। अगर हम लोग बेस लगाए तो यहाँ से भी निकल सकता है हाइड्रोजन और यहाँ से भी निकल सकता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3, और अगर मैं यहाँ और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालूं तो फिर जो प्रोडक्ट बनता है अपने पास CH3, ध्यान से समझिए, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अपन लोग को ये फाइंड करना होगा कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये रूल ये बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसे आप बिल्कुल याद रखोगे। तापमान प्रोडक्ट भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो मैं E2 मैकेनिज्म में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये पॉइंट्स आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन क्या है, मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल मैंने डिहाइड्रेशन का दिया था ऐसे। ये अपने आप टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इस पे हम लोग H+ लगाते हैं, H+ लगाते ही CH3 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 और यहाँ पे हो जाता है OH2+, और फिर यहाँ से H2O क्या होता है, निकलता है, और यही आपका क्या होता है, स्लो और RDS होता है। और यहाँ पे आपको ऐसा कार्बोकैटायन मिलता है, प्लेनर CH3 CH3 और ये अपने पास CH3, ठीक है। फर्दर यहाँ से जो आपके पास HSO4- होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसी भी कार्बन से कर सकता है क्योंकि तीनों ही क्या है, अल्फा है और सेम प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा ये बनता है, ये डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे पॉइंट्स क्या है नोट करने वाले, नोट्स करने वाले पॉइंट्स ये हैं कि अगर मान लो अपने पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हो या फिर मैं बोलूं सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो, ठीक है, जिसमें जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम हो, तो उस केस में जो एसिड अपने पास होना चाहिए वह बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर लगेगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, हाई होगा। टेम्परेचर भी अपने पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन में आपको बिल्कुल सा ये बात ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट डिग्री हो या फिर सेकेंड डिग्री हो तो वहाँ एसिड का कंसंट्रेशन अपन लोग को ज्यादा करना है, टेम्परेचर वहां पे क्या करना है, ज्यादा रखना है, ठीक है। अदरवाइज मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और ये चीजें केवल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप समझ लो क्या क्या होता है। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की। क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है,
देखो अगर अपने पास PHC, ये 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 तरफ से बेंजीन रिंग इससे जुड़ा हुआ है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इससे नियर बाई इक्वल होता है 3rd डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। दिस इज द 3rd डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन होता है आपका PHC PH, ये और इसके नियर बाई इक्वल होता है 2nd डिग्री RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन PH CH2 एंड नियरली इक्वल होता है इसके कार्बोकैटायन जो है अपने पास CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन आपका होता है 3rd डिग्री एंड देन आपके पास होता है 2nd डिग्री एंड देन आपके पास होता है 1st डिग्री एंड देन आपके पास होता है मिथाइल कार्बोकैटायन एंड सबसे जो लोवेस्ट होता है, कहीं अगर एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज अगर आपको दिखाई देता है या फिर डायरेक्ट ऐसा कुछ हो CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो इनकी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको क्या करना होगा, समझना होगा। और बेसिकली कार्बोकैटायन की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख ले, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैसे होगा, देखो अपने पास एक इस तरह का प्रोडक्ट है, ये मिथाइल ये, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ से ब्रोमीन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ब्रोमीन बाहर निकल के कार्बोकैटायन बनेगा। तो जो ये कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज द व्हाट, दिस इज द 2nd डिग्री कार्बोकैटायन। और यहाँ पे क्या है अपने पास, मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। तो अगर मैं क्या करूं, इस मिथाइल को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ इस मिथाइल को शिफ्ट करने से क्या होगा, क्या फायदे होंगे इसके, सॉरी यहाँ भी मुझे एक मिथाइल लगाना चाहिए, ठीक है। तो मिथाइल मैंने लगाया, तो देखो अब अपने पास कुछ ऐसा बनेगा CH3, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल CH3 लिखो, ये अब यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आया, ये क्या हुआ बेटा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ और फिर प्रोडक्ट आपका बन सकता है। तो जैसे भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी आपका हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट भी होगा, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा। और कौन कौन से पॉइंट हैं जिसे आप समझ सकते हो इस रिएक्शंस में, देखो अपने पास लिविंग ग्रुप की बात करें, देखो अगर लिविंग ग्रुप अच्छा हो तो उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लिविंग एबिलिटी अगर उसकी अच्छी हो तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका इंक्रीज कर जाएगा। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और बिल्कुल ध्यान से समझना कि जो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी बेसिसिटी की। यानी मैं बात क्या बोलना चाहता हूं कि अगर जितने भी वीक बेस हैं, वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेसेस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। जितने भी वीक बेस होंगे वो अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे।
जैसे देखो I माइनस, VR माइनस, Cl माइनस एंड देन F माइनस। ये डिपेंड करता है मीडिया पे भी, तो आगे इसको अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी होती है, जितना अच्छा बेस होगा उतना ही पुअर क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो ये लिविंग ग्रुप की हम लोग बात कर लिए। अब फिर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए अपने पास। अगर अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर्स E1। SN1 भी होता है, SN1 भी पोलर प्रोटिक में ही होता है, लेकिन यहां मैं E1 की बात कर रहा हूं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। ये कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबलाइजेशन के वजह से सॉल्वेंट आपका अगर पोलर प्रोटिक है तो फिर वो E1 रिएक्शन को फेवर करेगा। फिर अगर हम लोग बात करें बेस की, तो बेस अपने पास कैसा होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। किसके लिए, E1 के लिए। अगर आप इसी की जगह क्या ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। स्ट्रॉन्ग बेस लेते ही मैग्नीशियम किधर जाएगा, E2 की तरफ चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके E1 रिएक्शन के लिए। तो E1 में आपको ये पॉइंट्स आपको हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। और सबसे आखिरी और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट है, जैसे Ag+, जैसे SN1 में हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर Pb2+ हो, हैवी मेटल्स के कैटायंस हो, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी हैवी मेटल्स E1 रिएक्शन को फेवर्स करते हैं। जैसे कि SN1 रिएक्शन में ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। क्यों, क्योंकि यह जो है कार्बोकैटायन जनरेट करने में, इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है उसमें ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट्स आपके लिए बेहद ही क्या है, जरूरी है। इसमें क्वेश्चन से आपके क्लियर होंगे कि क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा। तो बाय क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को, और बाकी इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें एक पार्ट और बच गया है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, SN2 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ E1 में भी स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर एल्कीन बन रहा है तो सीस बनेगा, ट्रांस बनेगा, ठीक है, सीस ज्यादा बनेगा या फिर ट्रांस ज्यादा बनेगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, E बनेगा या फिर Z बनेगा। ये सारी बातें अभी इसमें क्या है, बची हुई है। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए